नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक चौधरी, सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ ये डिस्कस करने के लिए कि हम कोविड में पैनिक को कैसे अवॉइड करें। तो दोस्तों, पैनिक क्यों हो रहा है? अगर आज आपके सामने एक बच्चा है और उसको सडनली बता दिया जाए कि कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो डेफिनेटली उसको पैनिक ही होगा, क्योंकि उसके लिए वो तैयार ही नहीं था। तो कोविड में भी कुछ ऐसा ही है, हमें ये पता ही नहीं है कि कोविड में होने क्या वाला है, और सडनली जब वो चीज़ हमारे सामने होती है तो हम बिल्कुल पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि हम उसके लिए तैयार ही नहीं थे। तो अगर आज हम ये जान लें कि कोविड का कैरेक्टर क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, और कोविड में क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, अगर हमारे परिवार में किसी को कोविड हुआ है तो, और हम उसकी तैयारी कर ले, तो शायद वो पैनिक थोड़ा सा कुछ कम हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं कि कोविड में एक्चुअली क्या हो रहा है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इसमें मैं कुछ मेडिसिन का भी नाम लूंगा, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी मेडिसिन आप लेने से पहले अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें, अपने आप को दवाइयाँ इस वीडियो के आधार पर ना लें। तो दोस्तों, अभी देखते हैं इसमें कोविड में क्या हो रहा है। हमारे पास इस वक्त ये देखा जा रहा है कि बच्चे जो है वो इंडेक्स केस बन रहे हैं, और वो एक सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर रहे हैं। इंडेक्स केस क्या होता है? पहला केस, फैमिली में जो पहला केस है उसको हम इंडेक्स केस कहते हैं। एक बच्चा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, एक फैमिली में किसी को कोविड हुआ, फैमिली के सारे मेंबर्स को कोविड हुआ, बच्चे को बहुत टाइम तक उन्होंने बचाने की कोशिश करी, लेकिन बच्चे में 1-2 दिन तक फीवर आया और वो बच्चा ठीक हो गया। थोड़ी देर बाद सारे लोग वहाँ रिकवर हो जाते हैं, लेकिन बच्चा ठीक होने के बाद जैसे गली मोहल्ले में खेलने निकल गया। बच्चा एसिम्प्टोमेटिक है, उसको कोई लक्षण नहीं है, लेकिन अभी भी वो वायरस का ट्रांसमिशन कर रहा है, क्योंकि वो कोविड से ग्रस्त हुआ था। किसी ने उसका कोई टेस्ट नहीं कराया, किसी ने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, क्योंकि वो बच्चा एक दिन में अपने आप ही नॉर्मल दवाएं लेकर ठीक हो गया। अब वो बच्चा जब खेलने गया तो अपने साथ के 4 बच्चों के साथ जो वो खेला बिना मास्क के, जो अक्सर हमारे यहाँ के बच्चे करते हैं, वो इन्फेक्शन इन 4 बच्चों में और भी स्प्रेड हो गया। वो 4 बच्चे जब अपनी अपनी फैमिलीज में गए तो उन बच्चों में जो कि वो कोविड से का इन्फेक्शन के अंदर ट्रांसमिट हो चुका था, उन बच्चों ने वो इन्फेक्शन अपनी फैमिली के अंदर भी ट्रांसमिट कर दिया। बच्चों को 1 दिन तक फीवर आया, वो ठीक हो गए, किसी को लगा कि ये जनरल वायरल बुखार होगा और ये बच्चा ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद एक एक करके सारे फैमिली मेंबर्स को, किसी को बुखार आना शुरू हुआ, कुछ और सिम्टम्स आए, खासकर जो बुजुर्ग मेंबर्स थे उनमें वो सिम्टम्स ज़्यादा देखे गए, और इस तरह से ये चेन चलती ही जा रही है। अब आते हैं डिजीज़ के कैरेक्टर के बारे में। क्या होता है कोविड होने के बाद? डिजीज़ जो है हमारी 15 दिन का पूरा अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 दिन का पूरा कोर्स है डिजीज़ का। 15 से 20, चूँकि ये वायरल डिजीज़ है, 15 से 20 दिन में बॉडी इसको अपने आप रिकवर करने की कोशिश करती है। तो 5 दिन के बाद क्या होता है, जो बॉडी उसको अपने आप ठीक करने की कोशिश करती है, तो बॉडी उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनाती है। वायरस जो एक एंटीजन की तरह काम कर रहा था, उसके अगेंस्ट में हमारे अंदर बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जो अपने आप में एक ठीक होने का प्रोसेस है। ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में जब इनका रिएक्शन होता है, तो बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बॉडी में रिलीज होते हैं। जो कोविड में जो मेन डैमेज हो रहा है, इन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की वजह से ही होता है। तो 5 दिन के बाद जो पेशेंट ठीक होने लग गया था, सडनली एकदम से उस पेशेंट को फीवर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं, और ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ही जाके लंग को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। ये प्रोसेस जो चलता है 5 से 10 दिन के बीच का प्रोसेस होता है, और ये 5 से 6 दिनों में लंग जो है हर किसी की क्षमता अनुसार, उसकी बॉडी के रेजिस्टेंस के अनुसार जितना जो डैमेज होना होता है वो हो चुका होता है। 10वें दिन जो लंग का डैमेज, जो 10 से 12 दिन के बीच में लंग का डैमेज मैक्सिमम हो चुका होता है। इस टाइम पेशेंट क्या होता है, डिसैचुरेट होना शुरू होता है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, और लंग इस टाइम पे 60 से 70%, किसी का 80%, किसी के बहुत ज़्यादा भी डैमेज हो चुके होते हैं। इस कंडीशन में उसको हॉस्पिटलाइजेशन की नीड होती है, और एग्रेसिव आईसीयू मैनेजमेंट का नीड होता है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है, जो कोविड की होती है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसका एडवांटेज कैसे लेना है। तो देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग के 2 तरह के पेशेंट है। एक पेशेंट तो वो जिसमें स्टार्टिंग से ही बहुत तेज फीवर आना शुरू हुआ, वो फीवर 3 से 4 दिन आया और धीरे धीरे करके सबसाइड हो गया, और आगे उसको कोई सिम्टम्स ही नहीं हुए।
एक पेशेंट है जिसके गले में हल्की फुल्की खराश हुई, हल्का फुल्का जुकाम हुआ, लेकिन उसने दवाइयाँ ली और वो ठीक हो गया। लेकिन 5वें 6ठे दिन क्या होता है, एकदम से तेज बुखार, एकदम से तेज बुखार 5वें 6ठे दिन एक अलार्मिंग साइन है। दोनों बुखार में अंतर है। शुरू के 5 दिन का बुखार खतरनाक नहीं है, लेकिन 5 दिन के बाद का बुखार अगर 103 डिग्री 104 डिग्री आता है, उस टाइम बिल्कुल अलर्ट हो जाए, मरीज की कंडीशन उसके बाद से बिगड़ने वाली है। तो यहां से होती है कहानी स्टार्ट। अलार्मिंग सिम्टम आफ्टर 5 डेज, हाई ग्रेड फीवर, पहला अलार्मिंग सिम्टम। वहां पर आपको उसने एक हिंट दिया कि अपने चिकित्सक से मिलिए, उनको बार बार बताइए आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, चिकित्सक के टच में रहिए। यहाँ से भी आपके पास 4 से 5 दिन का टाइम है। लोग सोचते हैं कि अभी तो बुखार ठीक हो गया था, ये बुखार आया है 1-2 दिन, वो वैसे ही निकाल देते हैं। इस बीच में लंग का डैमेज चल रहा है आपकी बॉडी के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, आपको खांसी स्टार्ट हो जाती है। खांसी दूसरा अलार्मिंग सिम्टम है। खांसी होने का मतलब है लंग के अंदर आपके इन्फ्लेमेशन चल रहा है और एक्सुडेट्स जो होते हैं, सिक्रीशंस जो होते हैं, वो आपके लंग्स में डिपॉजिट हो रहे हैं। कफ खांसी होना बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। खांसी के द्वारा बॉडी अपने अंदर जमा हो रहे कचरे को बाहर निकालना चाहते, लंग्स अपने अंदर जमा हो रहे कचरे को बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए किसी भी पेशेंट को खांसी होती है। अगर किसी पेशेंट को खांसी हो रही है कोविड के अंदर, इसका मतलब है कि सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, सीवियरिटी ऑफ डिजीज बढ़ रही है। इसको एक अलार्मिंग सिम्टम लीजिए, अपने के चिकित्सक के पास बार बार जाइए। अगर आपके पास चिकित्सक उपलब्ध नहीं है तो एडमिशन का देखिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर यहाँ पर भी हम नहीं चेते, बॉडी के अंदर जो सेचुरेशन आपका 98-97 था, वो अब तक 95 आ चुका था। 7वां 8वां दिन है आज। इसके बाद जैसे जैसे एक एक दिन प्रोग्रेस करता है, वो 95 का जो सेचुरेशन था वो 92 और 91 आ जाता है। हम सोचते हैं कि यार अभी तो सेचुरेशन ठीक है हमारा, लेकिन अगले दिन क्या होता है, वो सेचुरेशन आपको चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। जरा सा भी आप चलते हैं तो आपकी बॉडी का सेचुरेशन 87%, 88% फॉल करना शुरू करता है। तब आपको लगता है यार अपने को ऑक्सीजन का नीड है। आप उस टाइम चिकित्सक से बात करते हैं, चिकित्सक कहता है नहीं अभी 90% के तो ऊपर है, एक बार थोड़ा एक दिन, जैसा आपने सब सोशल मीडिया पे भी सुना हुआ है, चिकित्सक के द्वारा भी बताया जाता है कि 1-2 दिन और देख लो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो जो सेचुरेशन था वो ऑक्सीजन पे हम 87-86% जो था, वो अब ऑक्सीजन की हमें नीड पड़ने लग जाती है। इस टाइम पे हम हॉस्पिटल का रुख करते हैं, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के सर्वाइवल मुश्किल है। लेकिन चूंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हमें ऑक्सीजन बेड मिल पाना भी बड़ा मुश्किल हो रखा है, तो हमारा पैनिक डेफिनेटली वहाँ पे स्वाभाविक है, एक ह्यूमन नेचर है कि अगर ज़रूरत के वक्त हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हमें दिखेगा कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो 100% है कि हमारे मन में घबराहट बढ़ेगी और एक डर का माहौल क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इन द मीन टाइम हमें कहीं से हम एक ऑक्सीजन का जो पैनिक क्रिएट हो रखा है, हम कहीं से जुगाड़ करके एक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर लेते हैं और घर में लाके हम ऑक्सीजन लगा लेते हैं। लेकिन क्या ये ऑक्सीजन हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन हो गया? नहीं। 24 घंटे के बाद अगर हमने यहाँ पर भी अपना ट्रीटमेंट एग्रेसिवनेस नहीं दिखाया, 24 घंटे के बाद हम उस ऑक्सीजन पर भी अपना सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। 24 से 48 घंटे के बाद जो ऑक्सीजन का लेवल हमारा बिना ऑक्सीजन के 87-88 था, वो अब ऑक्सीजन के बाद भी 87 और 88 पे ही रहने लग जाता है या उससे भी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और इस टाइम हमारी सांस भयंकर तरीके से फूलने लग जाती है, खांसी बहुत तेज हो चुकी होती है और ये 10वां 12वां दिन हमारा होता है और हमारे लंग्स जो हैं ऑलमोस्ट 50-60% उस वक्त तक डैमेज हो चुके होते हैं। उस टाइम पे हमें नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन या हमें बाईपैप मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जो केवल आईसीयू में ही उपलब्ध है। लेवल 3 आईसीयूज या लेवल 4 आईसीयूज या लेवल 2 आईसीयूज में जो बाईपैप नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन के द्वारा हमें ये प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन एज यूजुअल आईसीयूज सारे फुल हैं, ऑक्सीजन बेड सारे फुल हैं, वो भी हमें नहीं मिलता और हम वो सोचते हैं कि ऑक्सीजन पर ही कैसे करके हम ट्रीटमेंट निकाल लें। धीरे धीरे क्या होता है, पेशेंट की इन कंडीशंस में डेथ हो जाती है। संसाधन का अभाव डेफिनेटली है हमारे देश में, तो ये एक तरह से पैनिक क्रिएट किया जाता है। और अगर हम गलती से आईसीयू में एडमिट हो भी जाते हैं जहाँ पर हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन में होते हैं, उस टाइम 12वां 13वां दिन होता है और हमें चिकित्सक रेमडेसिविर की सलाह देता है, जो कि अपने आप में एक ये है कि एट प्रेजेंट रेमडेसिविर का WHO की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन मरता क्या ना करता एक जो आखिरी होप दिखती है, जिससे पहले कुछ पेशेंट ठीक हुए हैं,
चिकित्सक सोचता है कि इसको भी एक बार ट्राई करके देख लिया जाए। तो इस तरह से रेमडेसिविर की भी आजकल ब्लैक मार्केटिंग जैसा हमें मार्केट में देखने को मिला, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत बढ़ गए थे और रेमडेसिविर एक लिमिटेड अमाउंट में थी, उसकी पर्टिकुलर गाइडलाइंस थी पहले, लेकिन आफ्टर रिसर्च ये देखा गया कि रेमडेसिविर से मॉर्टेलिटी कम नहीं होती है। मॉर्टेलिटी जो कम हुई है वो केवल और केवल स्टेरॉइड्स अगर टाइमली दिया गया है तो उसकी वजह से मॉर्टेलिटी कम हुई है। अब हम आके देखते हैं कि हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू के 5 दिन में जब फीवर आपको आता है, उस फीवर से घबराए नहीं, उस फीवर को नॉर्मली ले, कोविड है, लेकिन शुरू के 5 दिन में आपका लंग डैमेज कभी भी नहीं करेगा वो, अनलेस कि आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही लो ना हो। और ये बहुत कम केसेस में देखा गया कि शुरू के 5 दिन में उसने ऐसा लंग डैमेज किया है कि वो पेशेंट ऑक्सीजन पर आया है। तो शुरू के 5 दिन में फीवर से बिल्कुल ना घबराएं। जो भी आपके पास पैरासीटामोल या दवाइयाँ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग लिखी गई हैं, वो उन शुरू के 5 दिनों के लिए ही लिखी गई हैं, उनको लेते रहें। फीवर के लिए पैरासीटामोल 3 बार या 4 बार ले सकते हैं, गुनगुने पानी की पट्टी कर सकते हैं, और उसके बाद भी फीवर नहीं जाए तो कुछ हमारे और दवाइयाँ भी होती है, वो अपने चिकित्सक की सलाह से आप ले सकते हैं। आफ्टर 5 डेज अगर आपका हाई ग्रेड फीवर आता है तो उस टाइम पे हमारे को स्टेरॉइड्स जो अभी प्रूवन ट्रायल्स बता रही हैं कि अगर प्रॉपर डोज में प्रॉपर टाइम पे दी जाए तो हम इस पेशेंट्स को यहाँ पर हम कवर कर सकते हैं, इनको कॉम्प्लिकेशन में जाने से रोक सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शंस हो रहे थे बॉडी के अंदर, और वो बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बॉडी के अंदर रिलीज कर रहे थे, और ये स्टेरॉइड उस इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रोकती हैं, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को वहाँ रोक पाती हैं, और इस इन्फ्लेमेशन को रोकने की वजह से वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बॉडी में रिलीज नहीं हो पाते, और इसकी वजह से लंग डैमेज काफ़ी हद तक रुक जाता है। अगर ये स्टेरॉइड टाइमली 6-7वें दिन हम अगर स्टार्ट करते हैं चिकित्सक के सलाह के अनुसार, क्योंकि इसमें डोज भी अलग हैं और ड्यूरेशन भी अलग हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है जो हमें ब्लड रिपोर्ट्स, सीटी स्कैन रिपोर्ट्स के आधार पर कोरिलेट की जाती हैं। अगर हम इसको 6, 7वें, 8वें दिन स्टार्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट, तो वहाँ पर हमें इससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है। इन स्टेरॉइड्स को 12वें दिन, 13वें दिन जब पेशेंट वेंटिलेटर पे आ गया, वहाँ पे रेमडेसिविर भी काम नहीं करेगी, स्टेरॉइड्स का भी लिमिटेड रोल हो जाएगा और पेशेंट की सीवियरिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स को बता पाना जो 12वें, 13वें दिन वेंटिलेटर पे आ चुके हैं, ऑलमोस्ट बहुत ही कम पेशेंट्स ऐसे हैं जो वहाँ से रिकवर हो पाए हैं, और वहाँ से वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा चुके होते हैं। उस कंडीशन में प्रोग्नोसिस बहुत ख़राब होती है। तो दोस्तों, अगर हम इन सब जगहों पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, जब हमें पहली बार ही 6ठे दिन या 7वें दिन हाई ग्रेड फीवर का एक अलार्म मिला, उस अलार्म को हम पकड़ लें कि नहीं ये अलार्म क्यों बज रहा है, और उस फीवर को हम कंट्रोल करने की कोशिश करें बाय स्टेरॉइड्स प्रॉपर डोज में, तो वहीं पे इन्फ्लेमेशन को रोका जा सकता है। तो ये पहला अलार्म हुआ। तो अगर पेशेंट, पहला एक पैनिक होता है ऑक्सीजन का, लेकिन क्या ऑक्सीजन मिलने से पैनिक कम हो जाता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल ऑक्सीजन से हम पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। ऑक्सीजन के साथ हमें ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ और साथ में कैपेबल डॉक्टर भी चाहिए जो उस पेशेंट को मैनेज कर पाए, क्योंकि ऑक्सीजन पे आने का मतलब ही है पेशेंट के लंग डैमेज हो रहे हैं और हमें उस प्रोसेस को रोकना है। क्योंकि ऑक्सीजन के बाद अगला स्टेप होता है हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क पर आ जाएगा पेशेंट, उसके बाद नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पर आएगा, और उसके बाद वो इंट्यूबेट होकर वेंटिलेटर पे आ जाएगा। ये हम नॉर्मली देख रहे हैं जो पेशेंट्स में हो रहा है। तो दोस्तों, हमें क्या क्या ध्यान रखना है? पहला, 5वें दिन के बाद अगर हाई ग्रेड फीवर है तो हमें इसको बहुत ही सीरियस तरीके से लेना है। खांसी अगर बढ़ रही है तो हमें इसको भी हल्के में नहीं लेना है, ये भी बहुत ही अलार्मिंग साइन है। सेंस ऑफ वेलबींग, सेंस ऑफ वेलबींग आपको ऐसे नहीं देखना हाँ अभी तो मैं ठीक हूँ, आपको ऐसे का नहीं देखना, आपको कंपेयर करना है मैं कल से ज़्यादा आज ठीक था या कल से ज़्यादा आज मेरी तबीयत खराब है। अपने को कंपैरिजन करना है पिछले दिन के मुकाबले कि सेंस ऑफ वेलबींग मेरी कल के मुकाबले आज कैसी है। अगर मुझे कल के मुकाबले आज लग रहा है कि आज मेरा को थोड़ी सी थकान हो रही है या मेरा कुछ बॉडी में पेन, बॉडी एक ज़्यादा हो रहा है, मैलेज ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे को चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना है, उसको हल्के में नहीं लेना है। तो दोस्तों, ऐसे अगर हम इन सिम्टम्स के आधार पर तैयारी करके रखें तो हमारे जो 3 पैनिक हैं, पैनिक ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम टाइमली मैनेज कर सकते हैं। पैनिक ऑफ एडमिशन, फीवर हमें बता देगा कि हमें एडमिशन का नीड है। अगर हाई ग्रेड फीवर 6ठे दिन 7वें दिन लगातार बना हुआ है तो हमें तुरंत एडमिशन अपना देखना है, तो हमें पैनिक ऑफ एडमिशन हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं।
तीसरा पैनिक ऑफ रेमडेसिविर। रेमडेसिविर का देखा गया है कि आफ्टर 10 डेज, 11 डेज, 12 डेज अगर हम रेमडेसिविर देते हैं तो उस पर कोई बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो बिल्कुल भी पैनिक ना करें रेमडेसिविर के लिए। उस टाइम पे मेन जो दवाइयाँ हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, वो है उसका लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट, ना कि रेमडेसिविर। जो पहले की स्टडीज़ थी ये देखा गया है उनमें कि अगर शुरू के 6-7वें दिन अगर हम रेमडेसिविर का यूज़ करते हैं तो वायरल लोड जरूर कम करता है, लेकिन इससे ओवरऑल पेशेंट की जो डेथ रेट है वो रेमडेसिविर देने के बाद भी कम नहीं हुई है। तो हमें रेमडेसिविर के ऊपर लेके पैनिक नहीं होना है। और WHO ने क्लियर कट कहा हुआ है कि रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी, कोई भी इन दोनों में से मॉर्टेलिटी नहीं कम करती है। मॉर्टेलिटी केवल एक ही ड्रग कम करती है, वो है केवल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या स्टेरॉइड्स, जो हम सेकेंड फेज में 6 से 10वें दिन के बीच में यूज़ करते हैं, जिनका मैक्सिमम बेनिफिट देखा गया है 6 से 10वें दिन के बीच में। लेकिन इसमें भी स्टेरॉइड देने के पीछे भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके इफेक्ट्स, उसके डोज, ये सब पेशेंट की जनरल कंडीशन, पेशेंट की एज, पेशेंट का वेट और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स प्लस उनके लंग की क्या कंडीशन है जो हम CT स्कैन में देख के पता कर सकते हैं, इसके आधार पर डिसाइड किया जाता है। इसको आप अपने आप किसी केमिस्ट पे या किसी व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से, या कोई पेशेंट ठीक हुआ है उसको देख के स्टार्ट ना कर दें, क्योंकि बाद में अगर 11वें-12वें दिन में अगर पेशेंट डिटोरिएट कर चुका है तो उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं। उस कंडीशन में हम पेशेंट को लूज़ कर देते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपसे जो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इस डिजीज़ के बारे में वो डिस्कस करने की कोशिश करी है, ताकि आप लोगों के मन में इसका भय कम हो। आफ्टर 14 डेज, 15 डेज बॉडी अपने आप ही उसको रिकवर करने की कोशिश करती है, क्योंकि जो एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, मैक्सिमम डैमेज लंग का कंप्लीट हो चुका है वो, और उसके बाद बॉडी अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रही होती है। और धीरे धीरे अगर बॉडी में आपका इतना डैमेज नहीं हुआ है कि वहाँ से वो रिकवरी फेज में ना आ पाए, तो वो बॉडी धीरे धीरे अपने आप में रिकवरी करना शुरू करती है, और आफ्टर 14-15 डेज पेशेंट धीरे धीरे करके अपने आप रिकवर होने लग जाता है इन मेडिसिन की हेल्प से और डॉक्टर्स की हेल्प से। जिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उनमें देखा गया है कि वो अपने आप रिकवर कर जाते हैं। बच्चों में रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, बहुत ही कम बच्चों में ये कॉम्प्लिकेशंस पाए जाते हैं। केवल उन्हीं बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस देखा गया है जो मालनरिश्ड है या कोई कैंसर का पेशेंट, कार्डियक या हार्ट डिजीज़ है, जिन बच्चों को उनमें कॉम्प्लिकेशन देखे गए हैं। जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस की दर ज़्यादा है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जिनको है उनमें कॉम्प्लिकेशन की दर ज़्यादा है। तो इस तरह से हम अपने आप को इन सिम्टम्स के आधार पे थोड़ा अलर्ट होके और पहले प्रिपेयर होके अपने आप को इन पैनिक से बचा सकते हैं जो लास्ट मोमेंट पे क्रिएट होती है। क्योंकि हमारे पास अगर पहले से अरेंजमेंट होते हैं तो हम टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, वहाँ पे हमको टाइमली मैनेजमेंट मिल जाता है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, इन सिम्टम्स को ध्यान से सुने। ये एक सिम्टम्स हमारे प्रैक्टिकली देखे गए हैं, और जो हम रूटीन में पेशेंट्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं इन सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। एक बार कोरोना से ठीक होने के बाद और रिकवरी फेज में आने के बाद भी हमें केयरलेस नहीं होना है और दवाइयाँ अपने आप बंद नहीं करनी है। चिकित्सक के सलाह अनुसार दवाइयाँ कंटिन्यू करनी है। दवाइयाँ 1 से 2 महीने और भी कंटिन्यू करी जाती हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी हो रहे हैं, जैसे लंग फाइब्रोसिस, किसी पेशेंट में स्ट्रोक, किसी पेशेंट में मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसे हार्ट अटैक जैसी भी दुर्घटनाएं देखने को मिली, जो कि पोस्ट कोविड एक कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो चिकित्सक उसके अनुसार दवाइयाँ लिखता है ताकि आपकी रिकवरी फास्ट हो। और इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए कुछ दवाएं जो एंटीकोगुलेंट वगैरह होती हैं वो साथ में दी जाती है, प्लस साथ में चेस्ट फिजियोथेरेपी की भी एडवाइस की जाती है, ताकि आपके फेफड़े जो कमज़ोर हो चुके हैं इस बीमारी में उनमें भी हमको रिक्रूटमेंट मिले। तो टर्न आने पर वैक्सीनेशन जरूर कराएं। धन्यवाद।